मेरा पाँव दुख है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे साथ है अतुल सती जी। तो पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस चैनल के बारे में। ये चैनल का नाम रुचिताशा कमल है। आपको भी पता होना चाहिए कि चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे हो। इस चैनल में अभी आई थिंक 14 ही सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत धन्यवाद आपने इस चैनल को इंटरव्यू दिया। तो ये हैं अतुल सती जी। ये जोशीमठ के लिए जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस हुई थी उस चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत अहम भूमिका रही है इनकी यहाँ की संघर्ष में। जब जोशीमठ की जो लड़ाई थी लैंड सब्सिडेंस के खिलाफ, एनटीपीसी के खिलाफ और यहाँ की डर्टी डेवलपमेंट के खिलाफ, तो हम इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। और ये जो इंटरव्यू रहेगा, इस इंटरव्यू में हम पूरा ऐसी बात नहीं करेंगे जो आप सभी के दिमाग से ऐसे जाए। हम सिंपल सी बात करेंगे। आई होप आप भी सिंपल सी ही बात रखोगे। तो पहले आप ये बताओ कि आप मतलब आपकी थोड़ी जर्नी बताओ, मतलब आप कैसे शुरू हुए, ताकि ये सभी लोगों को पता चले, भले 14 ही सब्सक्राइबर्स हो। कैसे शुरू हुए अब असल में, क्योंकि इसको आपकी भाषा की जो वह है सीमा, तो उस तरह से लेता है। नहीं तो शुरू तो जैसे सारी दुनिया होती है वैसे हम भी शुरू हुए। तो लेकिन तुम्हारा आशय जो है, तुम्हारा अर्थ क्या है, मैं समझता हूँ। तो अगर हम सिर्फ जोशीमठ की बात करें कि जोशीमठ में कैसे हमारा आंदोलन शुरू हुआ, तो अगर वहीं तक इसको सीमित रखें तो ऐसे हुआ कि जब मैं यहाँ आया सन 2000 के लगभग 99 में, तो पहला ही जो मेरा सामना हुआ, तो यहाँ एक सामने पहाड़ पर एक परियोजना बन रही थी, विष्णु प्रयाग परियोजना, जिसको जयप्रकाश कंपनी बना रही थी और जिसमें जो है बहुत से गांव प्रभावित हो रहे थे। और एक गांव जो सर्वाधिक प्रभावित था, चाई गांव, तो उसके लोग जो है सड़क पर थे, वो आंदोलन कर रहे थे। तो मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ और वहाँ से हमने जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सुरंग आधारित जो परियोजनाएं हैं, वो किस तरह से लोगों का नुकसान करती हैं, उससे क्या भूमि का क्या नुकसान होता है, लोगों की आजीविका कैसे प्रभावित होती है, कृषि कैसे प्रभावित होती है, लोगों का जो सामुदायिक जीवन है, उनका सामाजिक जीवन है, उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या संस्कृति है, वो कैसे प्रभावित होती है, ये सब हमने बहुत नज़दीक से देखा। और वहाँ से प्रारंभ करते हुए फिर जब 2003 में एनटीपीसी की जो ये तपोवन विष्णु घाट परियोजना है, इसकी सर्वे की शुरुआत हुई, तो हमारे पास क्योंकि वो अनुभव था चाई गांव का या जयप्रकाश कंपनी का, तो फिर उसके आधार पर हमने यहाँ जो है संघर्ष की शुरुआत की इस परियोजना के खिलाफ। उसके अलावा जो है, क्योंकि ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, उसके अलावा इस इलाके में, इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो जगह थी जोशीमठ, तो जोशीमठ में पहले से ही पर्यावरण को लेकर के लोगों में एक तरह की जागरूकता थी। यहाँ 80 के दशक में, 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। लोगों ने अपना जंगल बचाने के लिए, अपने पेड़ बचाने के लिए ये कहा कि हम जो है पेड़ों पर चिपकते हैं और पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। तो इस तरह से यहाँ उसकी एक भाव भूमि, एक लोगों में इस तरह की चेतना थी अपने पर्यावरण को लेकर के। तो उसी समय में जो है हम लोगों ने ये पर्यावरण के तमाम सवालों पर बात करना शुरू किया। उसी समय में जो है 2004 में चिपको आंदोलन की जो है तब 30वीं वर्षी हो रही थी। तो 30वीं वर्षी हम लोगों ने मनाई और उसमें इस प्रदेश से और बाकी देश से भी काफ़ी सारे लोग हमारे उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस तरह से जल, जंगल, ज़मीन और ये परियोजनाओं का सवाल, यहाँ के बाकी अन्य सवालों पर हम लोगों की यहाँ लड़ाई शुरू हुई। और उसी दौर में फिर जब जो है एनटीपीसी के खिलाफ हमारा आंदोलन आगे बढ़ा, तो उस आंदोलन को संगठनबद्ध करने के लिए, ताकि वो जो है ठीक से वो आंदोलन चले, इसके लिए हमने फिर संघर्ष समिति बनाई, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। और इस संघर्ष समिति के बैनर तले हम पिछले 20-22 साल इन तमाम सवालों पर लड़ते रहे हैं। तो ये हमारी शुरुआत है। आपने बहुत सही तरीके से बताया, लेकिन एक बात है कि जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करे हैं 14 लोग,
वो 14 लोग युवा लोग हैं और वो लोग थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स हिंदी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया जो भी उन्होंने बोला। तो अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पोज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ये चैनल मेरी है और इस चैनल में अभी मैं घूम रहा हूँ, पूरी भारत देश में घूम रहा हूँ और मैं सबसे बात कर रहा हूँ और जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ सारी चीज़ें। और इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं अपनी ये जो पूरी जर्नी है, इनकलाबी जर्नी, इस जर्नी को मैं कैप्चर करूं और आप जैसे लोग जो इतने सालों से इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हैं, उन सारे लोगों की एक्सपीरियंसेस को भी मैं इस चैनल पे डालूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो थोड़ा आप आइडियोलॉजी के बारे में, कि आपका आइडियोलॉजिकल जर्नी कैसे शुरू हुआ, थोड़ा उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सिंपलर तरीके से, क्योंकि मेरे को ही समझ में नहीं आता ज़्यादा हिंदी, तो उनको क्या समझ आएगा, तो थोड़ा सिंपलर प्लीज। हाँ, फॉर दैट तो यू कैन गिव द सबटाइटल्स फॉर दिस। अब तो आजकल तो ये सुविधा हाँ, है। सबटाइटल दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म मत बोलना, हम लोग डर जाते हैं या क्या बोल दिया बोल के। अच्छा। तो आइडियोलॉजिकल ऐसा हुआ कि जो है, जब हम कॉलेज में ही पढ़ रहे थे, बल्कि कॉलेज से भी पहले स्कूल में जब पढ़ रहे थे, तभी हम लोग जो है तमाम तरह की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके संपर्क में आए। और उसमें राइट विंग भी था, लेफ्ट विंग भी था, सभी तरह का था। और लेकिन जो है धीरे धीरे बनते हुए जब हम कॉलेज में आए, तो एक ख़ास पढ़ने लिखने की वजह से ऐसा संपर्क हमको मिल गया कि हमको जो रीडिंग हमारा हैबिट वो बन गया। और उस रीडिंग हैबिट में हम जो है दुनिया भर का तमाम साहित्य, लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो उसमें मोस्टली द लिटरेचर आई केम इन द कॉन्टेक्ट वाज लेफ्ट ओरिएंटेड। ओके, तो आई वाज रीडिंग गोरकी, आई वाज रीडिंग दोस्तोयेव्स्की, आई वाज रीडिंग टॉलस्टॉय, ये सब हम पढ़ रहे थे। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें। तो ये हमारे टीचर कोई हमारे संपर्क में जो आ गए, तो उन्होंने हमको ये पढ़ना लिखना सिखा दिया। और उसी समय में, बिकॉज ये जो दौर है, ये जो समय है, इट इज़ ड्यूरिंग 91, 92, 93, और यही समय है जब इस देश में एक उथल पुथल का दौर भी था। 91 में जो है एक आर्थिक उदारीकरण है ना, जो इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी, ये भी आ रहा था। और इसी समय में जो है राम टेम्पल वाला इशू भी, ये भी आ रहा था। तो उस उथल पुथल वाले समय में जो है इसी तरह का साहित्य, लिटरेचर, अखबारों में इस तरह का लेखा आर्टिकल, ये सब आ रहा था। तो हम इसको पढ़ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, और इस पर बड़ी बहस थी। उस दौर में एक पत्रिका जो है, देयर वाज अ मैगजीन, हिंदी मैगजीन हंस करके, राजेंद्र यादव उसको संपादित करते थे, तो एडिटिंग करते थे। तो उसमें जो है काफ़ी विचार उत्तेजक, है ना, थॉट प्रोवोकिंग, ऐसा पोक करने वाला, अरे जागो बोल के ऐसा जो है आर्टिकल उसमें आता रहता था। और उसमें जो है हम उसको पढ़ते, उसके अलावा बाकी भी जो इस तरह का साहित्य, तो वो हमारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहा है ना। लेकिन हमारा जो फिजिकल जो पॉलिटिकल लाइन था, वो थोड़ा सा राइट विंग की तरफ था। लेकिन हम, हाँ, फिजिकली मतलब हम मेंटली तो ये पढ़ रहे हैं सब, हाँ। लेकिन जो हमारा कांटेक्ट है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, तो वहाँ जो है लेफ्ट विंग का लोग भी हमको मिला, उनसे बहस होने लगा, बातचीत होने लगा। और उस बहस बात के क्रम में जो है हम थोड़ा सा और नया आइडिया, नई बात को समझने लगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई क्योंकि ऐसा था, तो इसकी वजह से हमारा ओरिएंटेशन वो होता चला गया। तभी जो है इन 1994 में उत्तराखंड का मूवमेंट शुरू हो गया। उत्तराखंड मतलब ये लोगों को वो भी नहीं पता, स्टेटहुड मूवमेंट फॉर उत्तराखंड, सेपरेट स्टेट। और उस सेपरेट स्टेट के मूवमेंट में हम कूद गया। और उसी में हम लोगों ने जो है एक मैगज़ीन हम लोग उस समय पब्लिश करते थे, और उस मैगज़ीन में उत्तराखंड मूवमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स और ये सब हम लोग उस पर लिखते पढ़ते ये सब। और उसी समय में जो है हमारा जो कैंपस था श्रीनगर गढ़वाल में, जो यूनिवर्सिटी है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वहाँ आयशा
उसका स्टूडेंट के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के। वो भी क्योंकि दे वर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट मूवमेंट, उत्तराखंड मूवमेंट, एंड आई वाज एंड माय फ्रेंड्स द सर्कल, दे वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो इन दिस वे वी हैव कम इनटू क्लोज कांटेक्ट, हम एक बहुत ही नज़दीकी संपर्क में आ गए। और धीरे धीरे जो है जब हमारा उसका ये आंदोलन का जब ज्वार थोड़ा सा थमा, तो टाइट जब नीचे आया आंदोलन का, तो फिर जो है उसमें बहुत सारी उसकी, क्योंकि एक बड़ा उसमें घटना घट गया 2 अक्टूबर 1994 को जो है मुजफ्फरनगर में एक बड़ा घटना हो गया। उसकी वजह से फिर हम लोग उसमें ये हुआ कि जो एजिटेशन करने वाले लोग थे यहाँ से उत्तराखंड से, द लेडीज एंड द यंगस्टर्स एंड पीपल, दे वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ रैली, और उनको रोक दिया मुजफ्फरनगर में रात के वक्त, और फिर उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई। वहाँ जो महिलाएं थीं उनके साथ बदसलूकी भी, है ना, दे वर मिसबिहेव्ड, एंड बहुत सारे लोगों को गोली लग गई, गोली चली। तो इसलिए जो है एक तो आंदोलन को तो धक्का लगा, लेकिन एक हम लोगों के भीतर भी एक नई तरह की बातें उसमें निकलने लगी। तो फिर आंदोलन जब थोड़ा सा उसका रोक हुआ, तो फिर हम लोगों का आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट बना कि कैसे इसको आगे, वी शुड टेक इट फर्दर, कैसे ले जाए इसको, कैसे करें। तो इस तरह से हमारी काफ़ी गहरी वो होती चली गई। और फिर जो है मैं 97 के बाद तो फिर पार्टी के मैं मेंबरशिप ले लिया और उसमें बहुत नज़दीकी काम करने लगा, और इस तरह से मेरी आइडियोलॉजिकल जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। पर उसको थोड़ा सा और पीछे हम मानते हैं, 98 में तो जो है मैं बिल्कुल क्योंकि मेंबर हो गया कम्युनिस्ट पार्टी का, CPIML का, लेकिन उससे पहले ही हमारा ये जो वैचारिक जर्नी है, वैचारिक आइडियोलॉजिकल जर्नी, रीडिंग, राइटिंग, ये बहुत पहले शुरू हो गया। और आफ्टर दैट ये जो है अभी तक भी मैं वहाँ हूँ, और मैं जो भी ये कर रहा हूँ, जो भी वट एवर आई एम डूइंग हियर, जो भी मैं सोचता, पढ़ता, लिखता, बोलता हूँ, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी, जिसने कि हमको ये रास्ता दिखाया कि लोगों के लिए, जनता के लिए, और हमारा जो मोटो है जो चारों मजूमदार का, कि जो लोगों का स्वार्थ ही, जनता का स्वार्थ ही हमारा स्वार्थ है, पार्टी का स्वार्थ है। तो यानी कि जो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो चाह है, वही हमारी चाह है, और उसके लिए जो है अपना सब कुछ बलिदान कर देना, अपना तन, मन, धन, जो कुछ भी है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। ये जो आइडियोलॉजी है, यही हमारा मेन प्रिंसिपल है, और इसी पर चल करके हम जो है ये सब जो भी करते हैं वो उसी आइडियोलॉजी के तहत करते हैं। वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन जी। तो आप CPIML के साथ जुड़े हुए हो ना अभी, तो वो तो हो गया। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था कि आपकी पूरी लाइफ में एक तो वर्स्ट पॉलिटिशियन, लाइक पॉलिटिशियन को देख के लगा कि यार क्या है ये बंदा, ऐसा कौन? वर्स्ट बोले तो वर्स्ट, अदर देन द करंट गाइस। इनसे वर्स्ट तो नहीं देखा। पक्का? अब भाई मेरा जीवन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मेरे देखे की बात कर रहे हैं ना आप, तो हमारे देखे में तो हम जो है जब इससे पहले का गवर्नमेंट था तो समझते थे कि इससे बुरा नहीं होगा। उससे पहले का गवर्नमेंट था नरसिम्हा राव का, तो जब लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया, शिक्षा पर बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई, तो 91 के दौर में हमको लगा, और उससे पहले 91 में जब VP सिंह का सरकार और ये सब सरकार भी आ रहा था, तो उस दौर में भी लग रहा था यार इससे बुरा तो नहीं हो सकता। लेकिन देन ये नरसिम्हा राव का सरकार आ गया, तो हमको लगा कि इससे बुरा क्या होगा, ठीक। फिर इसके बाद ये BJP का गवर्नमेंट आया, अटल बिहारी वाजपेयी, और वो जिस तरह का काम किया उस समय में, बहुत सारे ऐसे काम, तो लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, है ना। सांप्रदायिक एक एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे दिखाते हैं
नहीं, वो तो दिखाने वाला तो एक अलग फेज था, लेकिन शिक्षा में बहुत सारे बदलाव उस समय हुए, क्योंकि तब हम पढ़ ही रहे थे और हमारे मतलब मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे हम स्टूडेंट मूवमेंट में थे, और उस समय जो शिक्षा में एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हुए, और एजुकेशन का जो सांप्रदायिकरण है ना, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और ये सब चीज़ें उस समय में शुरू हो गई। मुरली मनोहर जोशी वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एट दैट टाइम, और ये वैदिक गणित और मतलब बहुत सारा, मतलब पूरे इतिहास को पीछे ले जाना, शिक्षा को पीछे ले जाना, अनसाइंटिफिक जो थॉट प्रोसेस है, बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स को शिक्षा विषय से निकाल देना, ये पेंशन ख़त्म कर देना, लोगों का जो हक अधिकार है वो उस समय में भी हुआ, और इसको लेकर के बड़ा उस समय आंदोलन हुआ। तो हमको लगा कि इससे वॉश तो नहीं आएगा। फिर देन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के उस समय में शिक्षा में जो है, जो इन लोगों ने किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसमें कुछ बदलाव होने लगा, कुछ सुधार होने लगा। लेकिन फिर उसी समय में फीस वृद्धि, लिबरलाइजेशन बहुत ज़ोर से चलने लगा, और जो लोगों का जो कैंपस में जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था, लिंग 2 कमीशन की रिपोर्ट आ गया, ये हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को कर्व कर दिया गया। छात्रों के आंदोलन पर, छात्रों के चुनाव लड़ने को लेकर के बहुत सारी सीमाएं उस समय बांध दी गई। इसको लेकर के मूवमेंट हुआ छात्रों का। तब हमको लगा कि यार इससे बुरा क्या होगा, 2G 3G ये सब हो रहा है, कोल गेट। लेकिन अब का जो दौर है, मतलब जिस तरह का जो कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इस समय हुआ है, कि सत्ता के सबसे चरम पर बैठ करके और देश का सबसे जिम्मेदार आदमी जो है, जब ये कहता है कि हम लोगों को जो है उसके कपड़े से पहचानते हैं, बीफ के नाम पर लोगों को मारा जाता है ना, उनका आरोप लगाया जाता है, लोग अपने धर्म का सही से पालन न कर पाएँ। देखिए वो नमाज में कुछ लोग बैठे हैं और उनको मारा जा रहा है, लात मारी जा रही है, या उनके मस्जिदों के आगे जा कर के आप जिस तरह का तांडव करते हैं, और धर्म के नाम पर जो सहिष्णुता थी वो ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया, शिक्षकों को, छात्रों को, नौजवानों को, लेखकों को, ह्यूमन राइट वर्कर्स को, उनके ऊपर जितने प्रतिबंध इस समय में लगे हैं वैसा पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ऐसा होता था, बट नॉट इन दैट स्केल। और इस तरह से जिस तरह ED का, CBI का इतना बुरा इस्तेमाल ये कभी नहीं देखा। और जिम्मेदार पद पर बैठ करके आदमी जो है इस तरह के बयानबाजी जो इन्होंने किया, उसका पूरा जो लेवल है, जो उसका स्तर है, बहुत नीचे, मतलब बिलो द बेल्ट यू आर हिटिंग एंड बिलो द बेल्ट यू आर डूइंग द थिंग्स, बहुत ही बुरे स्तर पर आ गया। जिस तरह पार्टियों को तोड़ना, ये करना, सरकारों को गिरा देना, रात में कोई कहीं है, सुबह कहीं है, उनको धमकाना। इलेक्शन कमीशन जो संस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ED हो, CBI हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस में हो, वहाँ जादवपुर हो बंगाल में, हैदराबाद में जो हमने देखा जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, तो ये सब जो हुआ है, मतलब हर जो हमारा लाइफ का जो जुड़ा हुआ हर चीज़ है, द इंस्टीट्यूशंस, द सोसाइटी, द कम्युनल जो हमारा एक हारमनी है, इन सबको जो इन्होंने एक एक करके ध्वस्त किया है, ख़त्म किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, दैट हैज़ नेवर डन बिफोर। So you were saying who is the worst politician? The current name of that the name of that person is Narendra Modi। और डू यू थिंक नरेंद्र मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी के ऊपर जाता है, लेकिन मतलब इज नरेंद्र मोदी द रियल गाय और देयर इज समथिंग? बिकॉज ये देखिए ना, हिज मतलब उसका जो शुरू है कहानी वो है 2002 का जो कम्युनल राइट्स है गुजरात का, जहाँ मोर देन 2000 पीपल वर किल्ड, ठीक है, उनको जो है जिस तरह से जेनोसाइड हुआ वहाँ, और मतलब छोटे बच्चों को कत्ल किया गया, लोगों के गर्भ से निकाल करके बच्चों को मार दिया गया, और उसका पूरा फुटेज है, फिल्म है लोगों का कि वो कैसे वो जो है तलवार के नोक पर बच्चे को, जो अजन्मा बच्चा है, उसको करते हैं। वहाँ जो एक कांग्रेस का जो MP था, जो एक्स MP एहसान जाफरी,
उसको जिस तरह से मारा गया, उसके गले में टायर डाल दिया, जला दिया, पूरा एक सोसाइटी है गुलबर्गा सोसाइटी, वहाँ जिस तरह का कांड हुआ या बाकी जो वहाँ हुआ, और उस पे जो है नरेंद्र मोदी पूरी तरह मूक बने रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ, और जिन पर एक्शन हुआ भी थोड़ा बहुत उनको जेल से छुड़ाने की पूरी कोशिश हुई। वो जो अभी ये बिल्किस वाला जो मामला है, उसमें जिस तरह जब उनको छोड़ा गया, जैसा उनका स्वागत किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इंगित करती हैं कि वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वहाँ से उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है और वो हिंदू हृदय सम्राट बन करके अपने को, तो वो पूरी एक कथा है, वो लंबा, उसमें बहुत सारी, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनी है राम के नाम, और उसमें दिखाते हैं वो डॉक्यूमेंट्री में कैसे इन्होंने जो है उसको पूरे माहौल को इग्नाइट किया। जो वो रेल का जो दुर्घटना है, हादसा है, जिसमें कि वो राम भक्त आ रहे हैं, उसके बाद जो उनकी पूरी शव यात्रा की गई पूरे गुजरात में, और उसमें पूरे माहौल का सांप्रदायिकरण हुआ, और उसके बाद जो दंगा हुआ, तो ये जो है उनकी स्टार्ट है जर्नी। और उसके बाद जब वो 2014 में आते हैं तो उस पूरे जो गुजरात का मॉडल है, जिसमें मुस्लिमों को दबाना और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसको जो है कॉरपोरेट्स को पूरा खुला हाथ दे देना, राज्य की जो संपत्ति है उसको कॉरपोरेट को लुटा देना, और उनके साथ वेरी क्लोज नेक्सस विद द कॉरपोरेट्स, तो दिस वाज द गुजरात मॉडल। और इस मॉडल को पूरी तरह से पूरे देश में लागू करने का जो उन्होंने काम किया, उनके आते ही लोगों पर हमला होना शुरू हो गया, गाय और बीफ और इसके नाम पर। उनके आते ही जो है स्वतंत्र चिंतन करने वाले पत्रकारों, लेखकों, इन सब पर हमला होना शुरू हो गया। वो मंच से कह रहे हैं कि हम इनको ऐसे पहचानते हैं। उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि भाई कि कोई आपको इस पर रिग्रेट नहीं है जो लोग गुजरात में मारा गया या जिस तरह की हिंसा, तो वो कहते हैं कि साहब, उनका पहला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, तो वो जो है मुस्लिम लोगों का या किसी भी आदमी का, उसका जो रिलेट करते हैं उसको एक कुत्ते के पिल्ले से, तो इट्स द वर्स्ट थिंग। ये बहुत अमानवीय बात है कि आप किसी ह्यूमन को जो है ह्यूमन नहीं समझते, आदमी नहीं समझते। तो बस ठीक है, हमारे भीतर बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। कोई, हम नहीं कहते कि सारे हिंदू लोग बहुत सब मुस्लिम को प्यार करते थे पहले, कभी नहीं था ऐसा। ये सारे मुस्लिम जो है बहुत अच्छे लोग या सब प्यार करते नहीं। हमारे भीतर बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन समाज में जो है पॉलिटिकली इसको सत्ता जो है दंगा करवाए, ऐसा नहीं होता। जो सत्ता में पहुंच गया उसका काम है कि लोगों के बीच में सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में हार्मनी रहे, सबको एक समान नज़र से आप देखें। तो ये जो सत्ता में आकर के डिफरेंसेस क्रिएट करना, ये जो किया गया, ये पहले कभी नहीं इस तरह से हुआ, इतने वर्स्ट रूप में नहीं हुआ। अब हो सकता है इसके बाद इससे वर्स्ट हो जाए, तो जब कोई इससे वर्स्ट आएगा तो देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने जब पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया लगभग 88-89 से, या उससे थोड़ा और पहले से कहें तो हमने राजीव गांधी को भी, क्योंकि तब हम 7th-8th में पढ़ते होंगे, तो हमने देखा। तो उस समय में भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई दी, बोफोर्स की बात हुई, ये सब हुआ। लेकिन तब इतना, मतलब सत्ता जो है इतना नीचे गिर करके लोगों के बीच में डिफरेंसेस, अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर जाना, ये वाला तो जी इतने हद तक नहीं देखा जी। और एक चीज़, अभी आप बोल रहे हो कि मोदी जी की रेजिम बहुत बेकार सरकार है, तो एक बात मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जब बात कर रहा था, वो लोग ये मेरे को ये हाईलाइट कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार की चाल यही है कि हम सारे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी की कम्युनल जो डिफरेंसेस पैदा कर रही है, उस तरफ ही हम देखें।
और दूसरे जो कांड वो कर रहे हैं, दूसरे जो कॉरपोरेट लोगों को इतना बढ़ावा देना और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा आप इस बात के में इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा अगर आप बात रखोगे कि अदर देन कम्युनल डिफरेंसेस व्हाट एल्स दे आर डूइंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो यही है जो अभी ये आया है बॉन्ड का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पहले से ही लोगों में ये आशंका थी, है ना, ये एप्रीहेंशंस थे कि ये जो है ठीक रास्ता नहीं है इलेक्शन में फंडिंग का, और अपोजिशन तो पहले से इसका विरोध कर रही थी। यही इसको इंट्रोड्यूस किए अरुण जेटली, इनका फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लाए इसको। और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से पहले जो है कंपनियों पर ईडी का छापा मारा जा रहा है, सीबीआई का छापा मारा जा रहा है, फिर उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, या ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी एक जनरेशन को तबाह कर रही हैं, जुआ खिला करके, ये जो ऑनलाइन गेमिंग करके, और सरकार को वो चंदा दे रही है। पता चला कि उसकी आमदनी 100 करोड़ है और 1300 करोड़ रुपया जो है चंदा दे रही है। या कि बहुत सारी कंपनीज का उसमें नाम है कि जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, दे आर लॉस मेकिंग कंपनीज, और वो जो है चंदा दे रही है। या हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा है जिन्होंने सरकार को चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और बाद में उसके एवज में उनको बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे कि यहाँ उत्तराखंड में देखें तो वो जो नवयुग वाला है ना, तो नवयुग इंजीनियरिंग जो कंपनी है, जो यहाँ टनल के हादसे में जो फंसा, जिसमें कि इतना सारा मजदूर फंस गया, 17 दिन तक बंद रहा, 45 जो वो था मजदूर लोग, तो उसने जो है कैसे करके हासिल किया वो ठेका। वो पहले जो है सरकार, ये जो बीजेपी के जो वो है पार्टी, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसके बाद में उसको ये ठेका मिल गया। ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है। महाराष्ट्र में एक कंपनी है जिसको 1400 करोड़ का ठेका मिला, उससे पहले वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 400 करोड़ का। तो ये जो डिटेल आ रहा है, इसके अलावा जो है पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सारा एयरपोर्ट, सारा जो हमारा बंदरगाह है, जो ये शिपिंग जो वो है, उसके अलावा बहुत सारा ऑयल कंपनीज, बहुत सारा देश का जो संपत्ति है वो जा कर के एक ही आदमी को दे दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। वो जो नेक्सस है कि भाई केवल 2 पूंजीपति, 3 पूंजीपति, कुछ पूंजीपतियों के वो सरकार जो है सारा देश का जो संपत्ति है वो लुटा दे रहा है। एजुकेशन के मामले में हम देख रहे हैं कि वो जो है पूरा एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की तरफ है। जो देश का अच्छा संस्थान है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और जो लोगों के हक अधिकार थे कि भाई जैसे लोग, अगर कोई मजदूर आदमी है और किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उनके पास अधिकार था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो आपने जो वो यूनियन के राइट्स थे, ट्रेड यूनियन जो के उनका बनाने का, उस पर लड़ने का जो अधिकार था, उनको रद्द कर दिया। किसानों के साथ जो किया जा रहा है, पहले 3 फार्म लॉज आप लेकर के आए और उस पर जब बहुत विरोध हो गया, 600-700 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दिया, तब वो आपने वापस किया। उसके बाद जो है आपने वादा किया कि भाई हम किसानों का आय दुगनी करेंगे, 2022 तक हम जो है उनको MSP का गारंटी करेंगे। वो सब आपने कोई वादा नहीं निभाया। वो अभी भी जब प्रोटेस्ट करने आते हैं तो आप उनके सड़क पर जो है, उनके रास्ते में कीले ठोक देते हैं, उनके ऊपर आप गोली चलाते हैं, उनके ऊपर आप वो जो वाटर कैनन और ये जो स्मोक बम और ऊपर से जो ये होता है ड्रोन, उससे उन पर हमला कर रहे हैं। ये देश के किसान हैं, उनके साथ आप ऐसा करते हैं। देश के नौजवान, बेरोज़गारी की दर जो है देश में ऐतिहासिक बेरोज़गारी की दर हो गई। दुनिया भर में इतनी बेरोज़गारी कहीं नहीं है जितनी इस देश में हो गया। एक छोटी सी नौकरी के लिए लाखों लोग इंटरव्यू के लिए वो फॉर्म भर देते हैं। देश में लगातार नौकरियां कम की जा रही। प्रधानमंत्री कहता है कि जो है पकोड़ा बेचना ही रोजगार है। तो इस तरह से बेरोजगारों के साथ ये हो रहा है, छात्रों के साथ ये हो रहा है, किसानों के साथ ये हो रहा है। सेना में आपने जो है लोगों का रोजगार खत्म करने के लिए वो आप अग्निवीर वाली योजना ले आए, इससे सेना का मनोबल कम हुआ है।
और सैनिकों के भी बहुत सारे हक अधिकार खत्म कर दिए गए, उनके बहुत सारे उसमें कमी की गई है। तो इस तरह से समाज का, इस देश का कोई तबका ऐसा नहीं है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है लगातार, और उसमें मोस्टली जो है, जब हम उसकी घटना के पीछे जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई बीजेपी का आदमी उसमें शामिल है। यहाँ हमारे उत्तराखंड में एक बड़ा हत्याकांड हुआ एक लड़की के साथ, अंकिता भंडारी के साथ। पहले उसको जो है एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की गई। जब उसने मना कर दिया बीजेपी के नेता के सामने झुकने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, तो उसका मर्डर कर दिया गया। कौन मर्डर करने वाला? बीजेपी का नेता। किसकी सेवा के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है? बीजेपी का नेता। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई आज तक बताने को तैयार नहीं है कि बीजेपी का वो नेता कौन था। और ये केवल एक नेता नहीं है, ये बहुत सारे, कुछ पकड़े जाते, कुछ नहीं पकड़े जाते। बनारस यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, ढूंढो कौन है, तो पता चला एबीवीपी का आदमी। वो जो सिंगर है वो किसका आदमी है? भाजपा का आदमी। तो देश में जो है जिस तरह का महिलाओं के साथ जो अत्याचार का मामला है, महंगाई का सवाल है, ये सारी चीज़ें हैं, सो मैनी एस्पेक्ट। तो कोई जीवन का क्षेत्र नहीं है जो इन्होंने, जिसको तबाह नहीं किया। तो इसलिए जो है ये सब एस्पेक्ट इसके हैं जिसको कि हमको देखना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बात को रखा। और आपके लाइक आपने आपकी जर्नी में आपका कोई फेवरेट रेवोल्यूशनरी गाना? रेवोल्यूशनरी गाना तो बहुत सारे हैं। एक ऐसा एकदम से इसको याद करना। अब हम लोग यहाँ उत्तराखंड आंदोलन में बहुत सारे गीत गाते थे। यहाँ के गिरदा एक जनगीतकार हुए, उनके गीत हम लोगों ने गाए कि जता एक दिन आलो दिन ये दुनिया में, या लड़ना है भाई लंबी लड़ाई है, ये गीत हम गाते रहते थे। लेकिन इसके अलावा जो है फैज़ अहमद फैज़ के गीत है ना, पाश के गीत, ये सब हम लोगों ने बहुत गुनगुनाए हैं। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं ना। तो हमारे एक कवि होते थे तो माहेश्वर, उनका गीत जो है एक ज़माने में मुझे बहुत आकर्षित करता था। मैं भूल रहा हूँ उसकी पहली लाइनें। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं हमारी जर्नी में जिन्होंने प्रेरित किया। भगत सिंह ने बहुत प्रेरित किया, उनके लिखे हुए ने, है ना। तो ये सब चीज़ें, एक गीत, किसी एक गीत का नाम लेना वो नहीं है, बाकी तो मज़दूरों का जो एक गीत है ना, तो और कुछ विशेष। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप आपके फेवरेट मूवीज़, या फिर आप रिकमेंड करोगे कि इन मूवीज़ को देखो तुम? मूवीज़ या 3-4-5 मूवीज़ तो बहुत सारी हैं। नहीं, ऐसा सोचने का नहीं, रफ बोल के बता देना। अच्छा, रफ करके। हाँ। रफ करके तो सीधा जो है हमको ये याद आता है, हमने एक फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बहुत देखा है ना। तो उसमें जो है टाइटल ऐसा फ्रेम मत करना, सीधा बोलना। हाँ, वो है क्या आर्टिस्ट है, पियानो आर्टिस्ट या क्या है, एक फिल्म वो है। और जो मुझे बहुत किया वो है एकदम से, अब जैसे J.I. भीम आपका तेलुगु में जो फिल्म बना है ना, सूर्या का, तमिल में, हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मूवी था। ऐसे और एकदम ईरानी मूवी में बहुत देखा, वो बहुत पसंद आता है ना। तो ऐसा एकदम से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है। तो ये है। कोई अभी 5 रेवोल्यूशनरीज का नाम जो आपके मन में आता है? रेवोल्यूशन बोले तो हाँ, वो तो आता है। चारू मजुमदार है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत हैं। भगत सिंह हैं, विनोद मिश्रा हैं, और पाश भी हैं, वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे, है ना। और उनका भी आ रहा है 23 मार्च को, इन सब लोगों को हम याद करते हैं। लास्ट वन। अच्छा, लास्ट वन। भगत सिंह
आगे है उसमें Already पाश, आगे है, भगत सिंह, सही है। पाश, विनोद मिश्रा, चारू मजूमदार, और फिर तो चे गुवेरा है, फिर जिसने काफ़ी हार्ट को छुआ है, चे है। अच्छा, तो फेवरेट बुक? फेवरेट बुक, एक बुक थोड़ी होती है आदमी की। अरे कि अब- ये बुक ने प्रभावित किया, ये बुक पढ़ो। अब ऐसे मोटरसाइकिल डायरीज है चे गुवेरा की, है ना, और दोस्तोवेस्की मेरा बहुत पसंदीदा राइटर है। उनका जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, इडियट है, गोरकी का माँ है ना, टॉल्स्टॉय का उनकी अपनी जीवनी है। लेकिन टॉल्स्टॉय, ये जो सॉरी बहुत लेट हो रहा होगा अपन दोनों को, लेकिन एक चीज़ है कि आपकी राइटिंग्स पूरी रशियन है क्या ये सर? नहीं नहीं, चे तो रशियन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चे नहीं, ये दोस्तोवेस्की रशियन है, गोरकी रशियन है। तो उसके अलावा उनकी स्पेनिश राइटिंग वाला जो है ये अपना, जिसका ये 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड है, वो भी बहुत शानदार बुक है, वो सबको पढ़ना चाहिए वो, है ना। तो ये है उनकी राइटिंग की रिलेवेंस भारत देश में होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए रशियन जो समाज है, जिस दौर के वो राइटिंग है, पूरा सामंती किस्म का वहाँ वो है। सामंती मतलब ओके, फ्यूडल। फ्यूडल, ओके, तो फ्यूडल है। कृषि अभी बहुत उन्नत दशा में नहीं है, द एग्रीकल्चर, तो ये बनता हुआ समाज है ना। तो वही हम लोग अभी भी, हमारे यहाँ तो फ्यूडल सिस्टम है, कृषि हमारे यहाँ उस तरह उन्नत नहीं है, तो वो पूरा यू कैन रिलेट विद दैट सोसाइटी। और फिर तो वो जो आप पढ़ते हैं तो उसको बिल्कुल आप रिलेट करते हैं अपने आसपास से। कथा कहानी के बहाने जो है वो उस समय की जो वैचारिक जो जर्नी है, जो वैचारिक बहसें वहाँ चल रही हैं। अब आप जब क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ते हो, तो क्राइम एंड पनिशमेंट में क्राइम क्यों करता है आदमी, उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, पनिशमेंट के क्या वो हैं, है ना, उसके जो तरीके हैं, उसकी जो इनह्यूमैनिटी है, इस सब पर बड़ी बहस है, बड़ी लंबी लंबी बातें उसमें। कहानी तो छोटी सी है, लेकिन उस कहानी के पीछे बहुत सारे समाज में जो पात्र हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपने समाज की दशा से पीड़ित होते हैं, कैसे उसके जीवन को, उनके पूरे कल्चर को, उनके साइकी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इडियट है वो, ऐसी उसमें बहुत बहसें उस समय निहिलिज्म को लेकर के, वहाँ तमाम तरह के जो विचारिक वो थे उसको लेकर के बहसें हैं। तो ये सब जो है, या आप, मैं कह रहा हूँ कि मार्केज का जो उपन्यास है द 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, तो वो जो है एक काल्पनिक जगह जो है रचते हुए, काल्पनिक पात्रों के जरिए एक वास्तविक दुनिया की बात करते हैं कि वास्तव में जो एक्सप्लॉयटेशन जो है साम्राज्यवादी देशों ने किया, जी, जो बाकी देशों का, उपनिवेशों का, वहाँ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, तो उसके बारे में वो कहते हैं पूरी रियलिस्टिकली। लेकिन वो जो पात्र हैं, वो जो जगह है, जो सब चीज़ें, वो बहुत काल्पनिक है। वो जो मैकेंडो जो जगह है वो काल्पनिक है, वहाँ जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, लेकिन जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं और उसके जरिए हम जानते हैं कि ये जो वहाँ हो रहा है, साम्राज्यवादी देशों ने, अमेरिका ने जैसा वहाँ किया, ये ऐसा ही ब्रिटेन ने हमारे साथ किया, या आज के दिन पर जो सभ्य समाज है वो आदिवासियों के साथ कर रहा है। हम लोग जो अभी नक्सलाइट मूवमेंट्स में है, तो वहाँ जो आदिवासियों के साथ हम लोग कर रहे हैं, वो सेम वही है जो अमेरिका ने वहाँ, जो यहाँ जो साउथ अमेरिकन जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ किया, या अफ्रीकन देशों के साथ जो हो रहा है या किया गया। तो उस एक आख्यान है, तो वो एक जगह की कहानी है, लेकिन वो कहानी सब पर लागू होती है, दर्शाती है पूरे दुनिया में जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका रहा, कैसे वो जो जाते हैं और कैसे वहाँ जो है उस समाज को तबाह करते हैं। तो वो एक काल्पनिक कथा के जरिए आपको एक रियल वर्ल्ड की पूरी पता चलती है, वो बहुत भीतर तक आपको छूती है ना, उसका एक एक पात्र, एक एक घटना जो है आपको भीतर से हिलाती है। तो इस तरह से आप जो विश्व का साहित्य है, जो वर्ल्ड लिटरेचर, वो कैसे आपको प्रभावित करता है और आपकी दुनिया, तो ये जरूरी रीडिंग है। और लास्टली जी, एक अभी मैं तो अभी सीख रहा हूँ सभी चीज़ें, एंड इस चैनल का मकसद भी यही है कि
मेरी जो जर्नी है आइडियोलॉजिकल हो या फिर इस लाइक मेरी पूरी लाइफ जर्नी है, उस लाइफ जर्नी के को मैं ट्रांसपेरेंट रखूँ और सभी लोगों के सामने, मतलब सभी लोगों के सामने नहीं, डॉक्यूमेंट करके रखूँ कि कल कुछ हुआ तो मैं कौन था, ये सारी चीज़ें पता हो, क्लियर हो कि मेरी आइडियोलॉजी क्या थी। कल को कोई बोल दे कि ये कुछ और कर रहा था, ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे बातें होती रहती हैं। तो इस चैनल का मकसद भी यही है कि ट्रांसपेरेंट रहे सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, और मेरी विचारधारा भी ग्रो करे धीरे धीरे से। तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इसका नाम शीरो है, अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक राइट नाउ व्हेन मैं जब पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ या फिर देखता हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, एक ट्रेंड कैपिटलिज्म की है, लाइक कॉरपोरेट कैपिटलिज्म की। और ये बड़ी, मतलब मेरे को ये नहीं पता कि ये प्रोपेगेंडा है, कैपिटलिस्ट लोग हमें दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ी स्तर पर कैपिटलिज्म फैल चुका है। लेकिन जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हाथ कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के अंदर ही है। तो आप थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या सीन है, कब हुआ, और थोड़ा मेरे को आपकी जो लेफ्ट ओरिएंटेड देश हैं उनके बारे में भी, उनकी परिस्थिति भी थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो मेरी भी विचारधारा थोड़ा फाइन होगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। तुम्हारा क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है क्या? बहुत फैला हुआ है, उसका आंसर जो है बहुत कम समय में देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको थोड़ा मैं जितना 2 मिनट में फ्रेम कर सकता हूँ। तो ये जो औद्योगिकरण जब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम इसको मानते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी से जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई है, 14वीं-15वीं शताब्दी से। तो जैसे ही उसकी शुरुआत हुई तो जो पुराना ढांचा था समाज का ना, सामंती जिसको हम फ्यूडल सिस्टम है, वो एकदम से बदला। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, तो वो बदल गए पूंजीपति वर्ग में, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास संपत्ति थी, पैसा था, तो उन्होंने नया उद्योग लगाना शुरू किया, उन्हीं के पास कैपिटल उन्हीं के पास था, तो वही जो है कैपिटल लगाने वाले लोग हो गए, तो कैपिटलिस्ट हो गए, उनके पास पैसा है, उसको मशीन खरीद के लिया है, मजदूरों को रख लिया। तो ये इस तरह से समाज का ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये हुआ तो फिर उसके साथ ही शोषण का जो तरीका था, पहले जो फ्यूडलिज्म में जो शोषण का तरीका था कि उसमें दास प्रथा है, उसमें आपकी खेती में काम करने वाले बहुत सारे जो मजदूर हैं उनका शोषण है। लेकिन यहाँ शोषण का बिल्कुल तरीका बदल गया और पूंजी का जो संकेंद्रण है, यानी कि उसका जो कैपिटल का एक जगह इकट्ठा होना है, वो और तेजी से बढ़ा। कुछ लोगों के पास वो धन इकट्ठा होने लगा और मजदूरों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। तो खास तौर पर यूरोपीय समाज में ये जो है दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और जो मजदूर वर्ग है, वो सीधा सीधा सामने सामने दिखाई देने लगा। और वो डिवीज़न भी, क्लास जो डिवीज़न है वो दिखने लगा। तो अब क्योंकि जो है चाहे कुछ भी हो जाएगा दुनिया में, पूंजीपति हमेशा कम ही रहेंगे, है ना? कुछ ही लोग पूंजीपति रहे। और जो मजदूर वर्ग है, जिसको कि मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा, है ना, प्रोलेटेरिएट, तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ये खतरा तो पूंजीपतियों के पास हमेशा रहेगा, या था या है, कि ये जो ज़्यादा लोग हैं ये किसी भी दिन जो है इस बात को हमको ख़त्म कर सकते हैं, या ये हमारा जो पूंजी है उस पर कब्जा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये द्वंद्व हमेशा रहेगा, ये है। तो अब अपने जो सुरक्षा के लिए पूंजीपति वर्ग की हमारी पूंजी सुरक्षित रहे, हमारा जो साम्राज्य है पूंजी का ये सुरक्षित रहे, हमारी संपत्ति, हमारा जो भी है सुरक्षित रहे, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? उसके लिए जो टूल है, तो उस टूल के तौर पर वो स्टेट जो है, सरकार है, उसको जो है अपने कब्जे में रखते हैं। तो वो ऐसी सरकारों को चुनने की या ऐसी सरकारों को स्थापित करने के लिए अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना ताकत लगाते हैं कि जो उनके हितों की रक्षा करे, ठीक। और इधर जो मजदूर वर्ग है वो ये कोशिश करता है कि उसके हितों की रक्षा करने वाली पॉलिटिक्स, उसके हितों की रक्षा करने वाली सत्ता, उसके हितों की रक्षा करने वाले लोग वहाँ हों। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो वो है, तो ये तो है।
लेकिन पिछले समय में क्योंकि पूंजी का बढ़ना, औद्योगिक समय में जो जिस तरह से पूंजी का निर्माण हो रहा था, उससे बिल्कुल बहुत तेज़ी से, बहुत ही रैपिड, बहुत ही तीव्र गति से पूंजी का निर्माण भी हो रहा है, नए नए उद्योगों का निर्माण, नई तकनीक, नए उसका। तो इस तरह से जो है पूंजीपति वर्ग और ज़्यादा अमीर होता चला गया है, और जो सर्वहारा वर्ग है और ज़्यादा उसकी शक्ति खत्म होती चली गई है। पूंजी का विस्तार हुआ है, पहले वो अफ्रीका के कुछ ही जगहों पर था, वो और ज़्यादा उसका विस्तार हो गया। पहले बहुत सारे जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड जगहें थी या अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज़ थे, वहाँ तक पूंजी का विस्तार हो गया। तो अब देखिए ना, अब ये जो फेसबुक वाला है, ये क्या उत्पादित करता है? कुछ भी नहीं। कुछ नई चीज़ बनाता है नहीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पूंजीपति है। या ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, क्या कोई दाल चावल रोटी उगाता? नहीं उगाता, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास। तो अब जो है पूंजी बनाने का जो इस तरह का भी जो तरीका है, ये भी एक नए एवेन्यूज़ हैं पूंजी बनाने के। तो नए तरह के पूंजीपति है, ये सब पैदा हुए। तो इनका सरकारों पर भी ज़्यादा कब्जा हुआ, क्योंकि इनको अपने हितों की रक्षा करनी है। तो इस तरह से जो है पूंजीवादी सरकारों का धीरे धीरे विस्तार हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो है, इसके समानांतर या इसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं है कि जो गरीब, मजदूर, सर्वहारा, किसान लोग हैं, क्या उनका भी अपना वो आंदोलन, उनका भी संघर्ष बढ़ता है, ये द्वंद्व चलता है। तो कभी, क्योंकि अभी ये दौर दिख रहा है कि इसमें पूंजीवादी जो लोकतंत्र हैं उनका विस्तार हुआ है, और रूस के विघटन के बाद से ये ज़्यादा इसको हम देखते हैं। लेकिन इसी दौर में जो है समाजवादी किस्म की जो शासन प्रणालियां हैं वो भी, और साउथ अमेरिकन देशों में तो हम लगातार वो चिले से लेकर के हम वेनेजुएला से लेकर के तमाम जगहों पर हम उनके विस्तार की और नई नई संभावनाएं भी हम देख रहे हैं। और मजदूर वर्ग का जो आंदोलन है वो फ्रांस में अभी हमने देखा, या उससे पहले देखा, या जब ये 2008 की मंदी या 2016 की मंदी के समय में हम वो देखते हैं कि किस तरह से पूंजीपति वर्ग में पूंजीवादी जो सरकार है उनमें जो एक तरह की जो भगदड़ मचती है, और दोबारा से लोगों की नज़र जो है समाजवादी देशों, समाजवादी आंदोलन, समाजवादी जो विचारधारा है उसकी तरफ जाती है। तो ये, क्योंकि मार्क्स जो कहे गए हैं, क्योंकि अंतिम विजय तो उन लोगों की ही होगी जो ज़्यादा है संख्या में। बस दुनिया की सारी पूंजी की जो है वो कुछ ही, अभी अमेरिका में जो मूवमेंट चला 2010-11 में, 9-10-11 में, जिसको कि हम कहते हैं कि 1% अगेंस्ट 99%, तो जब उन्होंने पूरा उसको शेयर मार्केट को घेर करके लोग बैठ गए, ऑक्यूपाई जो आंदोलन था, तो उसमें यही नारा उनका था कि भाई ये 1-2% लोग हैं और इनके खिलाफ ये 99% जिनके पास कुछ नहीं है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास सब कुछ है, उनके बीच का ये द्वंद्व है। तो ये तो तय है कि जिनके पास कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरी दुनिया है ना, तो एक दिन तो अपने ये दुनिया के अंदर न्याय की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की सही स्थापना, जिसको कि फ्रांस के आंदोलन ने, फ्रांस की क्रांति ने जिस बात को कहा, फ्रेटर्निटी को, है ना, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, तो ये जो है इसकी सही तरह से स्थापना मानवता की, इंसानियत की, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ये जो संकट है, जो पूंजीवाद का संकट है, इसको हम देख रहे हैं कि भाई ये ग्लोबल जो अभी चल रहा है, पर्यावरण का जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसको बढ़ावा दे रहा है। और जब ये धरती ही नहीं रहेगी तो आप पूंजी का भी, इसका भी क्या करेंगे? तो अगर धरती को भी बचाने की जो लड़ाई है, इस पर्यावरण को भी बचाने का जो सवाल है, तो उसके लिए भी जो है हमको दुनिया में न्याय की स्थापना की ज़रूरत है, ताकि हम जो ये अंधाधुंध दौड़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, प्रकृति का भी, उसके संसाधनों का भी अंधा जो वो है। अभी हमने देखा कि बोल्सोनारो क्या कर रहा था वहाँ जो अपने देश में, तो वो जो वहाँ जिसको हम कहते हैं कि दुनिया के ये क्या हैं, फेफड़े हैं, वहाँ जो सबसे बड़ा अमेज़न का जंगल है, तो उसको ख़त्म करने की तरफ था। तो अगर अमेज़न का जंगल जलेगा तो क्या वो अमेज़न को ही नुकसान करेगा? क्या वो केवल अमेरिका या साउथ अमेरिका या वहीं नहीं, वो तो सारे ही दुनिया को नुकसान करेगा। तो इसको बचाने की ज़रूरत है। तो वो जो पूंजीपति
के समर्थक राष्ट्र हैं या वो राष्ट्रपति हैं या वो ऐसे सेना के ऐसे लोग हैं, तो वो इसी तरह के विकास की तरफ जा रहे हैं कि जंगलों को ख़त्म कर दो, पहाड़ों को ख़त्म कर दो, जो आदिवासियों को ख़त्म कर दो, उनके जंगलों को, उनकी संपदा को। तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी तो बढ़ावा मिलेगा और ये धरती को नुकसान होगा। तो इसलिए हमको पर्यावरण के संरक्षण, धरती के बचाने की जो बात है वो जो है केवल धरती को बचाने, वो तो लोगों के साथ जब न्याय होगा, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, समानता का, मानवता का व्यवहार होगा, तो तब हम जब मानवों के साथ मानवीयता का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ भी करेंगे, है ना, तो उस तरफ भी जाएगा। तो इसलिए जो है इस धरती को बचाने के लिए भी हमको हर तरह के न्याय की ज़रूरत है। प्राकृतिक न्याय की भी मतलब प्रकृति के साथ भी न्याय और इंसानों के साथ भी न्याय। जब इंसानों के साथ न्याय होगा तो निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। और अभी आखिर में एक आखिर क्वेश्चन है कि अभी जो हम लोग बेहतर दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं इस इंटरव्यू के शुरू से लेकर अभी तक, तो आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें हैं उनके वजह से एक बेहतर दुनिया बन सकती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये करने के वजह से या फिर समाज मतलब आप एक सुझाव दे सकते हो क्या कि अगर बेहतर दुनिया बनाना है तो ये एक सुझाव? वो तो मैं दे चुका है। वो तो एक लाइन में जो मैंने कहा कि जब सारी मानवता के साथ हम न्याय करेंगे तो हम प्रकृति के साथ भी वही न्याय कैसे लाएंगे? वो तो बराबरी के जरिए ही आएगा, साम्यवाद के जरिए ही आएगा, सोशलिज्म के जरिए ही आएगा, है ना। तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता, इक्वालिटी का नहीं होता पूरी दुनिया में, वही इक्वालिटी, क्योंकि आप बता रहे थे कि सरकारें जो स्टेट है, स्टेट कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है। जो कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो तो इक्वालिटी को कभी सपोर्ट ना करे। तो इस मतलब इस इक्वालिटी को लाने के लिए जो हमें आप रेवोल्यूशन कह लो या फिर वो जो बदलाव की लहर लाना है, उसको लाने के लिए आप क्या एक आइडिया दे सकते हो आपके एक्सपीरियंस? जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो इसको लोग देखेंगे, है ना, 100, 200, 500, 1000, तो वो भी उस बदलाव की लड़ाई में हिस्सेदार बने, वो भी उसमें शामिल हों। वो चाहे केवल प्रकृति को बचाने की ही बात करें, तो प्रकृति को बचाने की जो लड़ाई है वो आदमी को बचाने की भी लड़ाई है, और आदमी को बचाने की जो लड़ाई है, जो बराबरी का हम बात कर रहे हैं, वो प्रकृति को बचाने की भी लड़ाई है। तो ये सब लड़ाइयाँ एक ही हैं। ये जो है ये अलग अलग नहीं है। तो कोई नदी को बचाने की बात कर रहा है, कोई पेड़ को, कोई पहाड़ को, कोई जंगल को, तो वो सब भी जो कह रहे हैं, हम जब ये बात करते हैं तो हम आदमी को ही बचाने की बात करते हैं। और जब हम आदमी में बराबरी की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो वो इस प्रकृति को बचाने की ही बात है। क्योंकि प्रकृति मानव अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक के साथ न्याय होने पर निश्चित तौर पर हम दूसरे के साथ भी न्याय कर पाएंगे। तो ये साथ साथ ये लड़ाइयाँ चलनी चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के इस धरती को, इस प्रकृति को, मानव को बचाने की लड़ाई को साथ साथ लड़ना चाहिए, यही बात है। तो ये थे अतुल सतीश जी जो जोशीमठ से हैं और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, राइट, CPI-ML के साथ भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी हमारे से बात किया और हमारी आइडियोलॉजी को थोड़ा और मजबूत बनाया। और ये इन्होंने जो भी बात बोला है उन सारी बातों को मैं अचानक कंज्यूम नहीं करूँगा, थोड़ा समय लेके अपने साथ भी, अपने मेंटल परिस्थिति के साथ भी थोड़ा सोच के और कुछ चीज़ों को पढ़ के उसके बाद अपनी दिमाग में डालूँगा और सभी चीज़ों को समझ के रहूँगा। और इस चैनल का मकसद भी यही है कि बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड बाय लर्निंग एंड अनलर्निंग थिंग्स। तो यही बात है। अतुल सतीश जी से बात हुई, बहुत खुश हैं और आई होप आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जगह हो, वो प्रोवोकिंग रहा हो ये इंटरव्यू। और एक और बात जो एक्चुअली ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू या फिर मैं अगर नॉर्थ इंडिया में आके, उत्तर भारत देश में आके घूम रहा हूँ अलग अलग जगह पे, मेरी मकसद तो यही रही है कि क्योंकि बहुत सारे लोग आज की परिस्थिति में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ने सारे लोगों को इस तरीके से प्रोपागेंडा फैला दिया और ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोगों को लगता है दुनिया तो सही है, क्या दिक्कत है इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी तो सही है, भले वो टूटा मकान में रह रहा हो या फिर भले वो सरकारी कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हो, लेकिन लोग ये बात बोलते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं उत्तर भारत देश में आया हूँ
और सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अतुल सती जी जैसे लोगों के साथ, कि क्या है असली दुनिया, ये बेहतर दुनिया बोल के जो बोल रहे हैं कि दुनिया बहुत बेहतर है, इसके पैरेलल क्या है असली दुनिया, इस चीज़ के बारे में कवर करें। और देखने के लिए शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिमालय। जय हिमालय।